हेलो दोस्तों, यूट्यूब में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं लेखपाल की सैलरी और प्रमोशंस के बारे में। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आपने वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप करने की कोशिश की और डायरेक्ट सैलरी पर पहुँचना चाहा तो आपको सैलरी के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेखपाल सैलरी एंड अलाउंसेस के बारे में, यानी कि लेखपाल के वेतन और भत्तों के बारे में। तो इसमें पहला पॉइंट है जिस पर हम बात करने वाले हैं कि लेखपाल को स्टार्टिंग सैलरी कितनी मिलेगी, और दूसरा है कि कटौती कितनी होती है, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अन्य भत्ते नॉट इंक्लूडेड इन सैलरी, यानी कि सैलरी के अलावा अन्य कौन कौन से भत्ते हैं जो लेखपाल को समय समय पर मिलते हैं। तो आइए वन बाय वन सबके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेखपाल जॉब की। तो लेखपाल जो जॉब है हमारी वो है ग्रुप सी की नॉन गेजेटेड पोस्ट है, यानी कि समूह ग की पोस्ट है हमारी, और जिसका ग्रेड पे है 2000 रुपये। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जो ग्रेड पे 2000 है वो सैलरी में इंक्लूड होकर हमें नहीं मिलता है, वो केवल सैलरी को डिसाइड करता है। तो सबसे पहले हम बात करें सैलरी की। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो दोस्तों वीडियो को यहाँ से ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर एक भी पॉइंट मिस हुआ तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसमें जो सैलरी है उसको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला है ग्रामीण, दूसरा है कस्बा, और तीसरा है शहर, या जिसको मेट्रो सिटी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो बेसिक पे जो है वो होता है 21,700 रुपये, जो तीनों कैटेगरीज में सेम ही देखने को मिलता है, चाहे वो कोई मेट्रो सिटी हो, चाहे टाउन हो, या फिर हो रूरल एरिया यानी ग्रामीण क्षेत्र। और बात करें अगर डीए की, यानी कि डीएनएस अलाउंसेज या महंगाई भत्ता, तो डीए जो है वो मूल वेतन का 28% पहले दिया जाता था, लेकिन अब जो है बढ़ाकर 31% कर दिया है। तो डीए जो है वो मूल वेतन यानी कि 21,700 रुपये का 31% अगर निकालेंगे तो वो निकलता है 6,727, जो तीनों के लिए सेम है, 6,727 और 6,727। अगर बात करें हाउस रेंट अलाउंस यानी कि मकान किराया भत्ता की, तो वो ग्रामीण क्षेत्र में दिया जाता है 800 रुपये, और कस्बा होता है तो उसमें दिया जाता है 1600 रुपये, और अगर मेट्रो सिटी होती है तो उसमें दिया जाता है 2400 रुपये। और यहाँ पर जो है वो 400 रुपये का अदर अलाउंस यानी कि अन्य भत्ता देखने को मिलता है, जिसमें कि आपका साइकिल अलाउंस या स्टेशनरी अलाउंस जैसे कई तरह के अलाउंस मिले होते हैं। तो अगर बात की जाए अब ग्रोस सैलरी की, यानी कि जो कटौती से पहले, किसी भी तरह की कटौती होने से पहले जो सैलरी हमारी बनती है, तो यहाँ पर अगर बेसिक पे यानी कि मूल वेतन, महंगाई भत्ता यानी कि डीए, और हाउस रेंट अलाउंस यानी कि मकान किराया भत्ता, और जो अन्य भत्ता जो है उनको सभी को ऐड किया जाए, तो यहाँ पर जो ग्रेस सैलरी जो ग्रामीण क्षेत्र की बनती है वो बनती है 29,627 रुपये, और जो है वो टाउन की बनती है 30,427 रुपये, और कोई मेट्रो सिटी होता है उसकी बनती है 31,227 रुपये। तो जो ग्रोस सैलरी होती है उसमें से कुछ डिडक्शंस होते हैं हमारे, जैसे कि एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम, जो कि बेसिक पे और डीए का यानी कि महंगाई भत्ता का 10% होता है, यानी कि अगर 21,700 रुपये और 6,727 रुपये दोनों को ऐड करके उसका 10% निकाला जाए तो वो बनता है लगभग 2842 रुपये। तो जो एनपीएस होता है वो 2842 रुपये हमारी सैलरी से काटा जाएगा, और लगभग इतना ही अमाउंट गवर्नमेंट अपनी तरफ से हमारे अकाउंट में जमा करती है, जो कि हमें रिटायरमेंट के बाद पूरा पैसा मिल जाता है। और यहाँ पर बात की जाए अगर जीआईएस की, तो जीआईएस 100 रुपये करता है। तो एनपीएस और जीआईएस को मिलाकर कुल कटौती हमारी हुई 2842 प्लस 100 रुपये, यानी कि 2942 रुपये। तो कुल कटौती के बाद में जो नेट सैलरी यानी कि कटौती के बाद जो सैलरी इन हैंड सैलरी हमारी बनती है वो ग्रामीण क्षेत्र की देखी जाए तो 26,685 रुपये बनेगी, और कस्बा की देखी जाए 27,485, और अगर किसी एक्स सिटी या मेट्रो सिटी की देखी जाए तो वो बनेगी 28,285। तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि ये जो सैलरी है वो स्टार्टिंग की सैलरी है, जो कि जॉइनिंग के तुरंत बाद आपको मिलने लगेगी, और उसके बाद जो है ईयरली बेसिस पर सैलरी का इंक्रीमेंट देखने को मिलता रहता है। यहाँ पर जो डिडक्शंस में से जो इनकम टैक्स है वो भी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से काट लिया जाता है। अगर आपकी सैलरी जो है वो इनकम टैक्स के दायरे में आती है तो इनकम टैक्स भी आपकी कटौती में ऐड होकर काट लिया जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे अन्य भत्ते, यानी कि जो सैलरी में इंक्लूड नहीं होते हैं। तो ऐसे कौन कौन से भत्ते हैं जो कि सैलरी के अलावा एक लेखपाल को मिलते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जात प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र जैसे कई तरह के सर्टिफिकेट जो है उन पर रिपोर्ट लेखपाल लगाता है। तो ऐसा करने के लिए लेखपाल को 5 रुपये पर सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, यानी कि अगर एक लेखपाल एक दिन में 20 सर्टिफिकेट भी तैयार कर लेगा तो हर सर्टिफिकेट उसको 5 रुपये सैलरी से अलग दिए जाते हैं। दूसरा अगर बात करें तो लेखपाल को सेंट्रल गवर्नमेंट क्रॉप कटिंग की रिपोर्ट जो है वो साल में 2 बार लगानी होती है। तो ऐसा करने के लिए भी उसको अलग से भत्ते दिए जाते हैं, जो कि सैलरी से बिल्कुल अलग होते हैं। तीसरा अगर बात करें तो इलेक्शन के टाइम पर भी लेखपाल की ड्यूटी जो है वो सुपरवाइजर के तौर पर लगा दी जाती है। इसके लिए भी लेखपाल को सैलरी से अलग कुछ भत्ते जो है वो प्रदान किए जाते हैं, और अन्य भत्ते भी एक लेखपाल को समय समय पर दिए जाते हैं।
जो कि सैलरी से बिल्कुल अलग होते हैं। तो ऐसे करके लेखपाल जो है वो कई तरह के भत्ते समय समय पर प्राप्त करता है जो कि सैलरी से बिल्कुल अलग होते हैं। तो ये तो रही लेखपाल की सैलरी के बारे में जानकारी। अब हम बात करने वाले हैं लेखपाल प्रमोशन को लेकर। तो जो लेखपाल का प्रमोशन जो होता है उस पर हम बात करेंगे चार्ट के थ्रू कि प्रमोशन कैसे कैसे होता है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले जो एक राजस्व लेखपाल होता है उसको प्रमोट करके कानूनगो बनाया जाता है, यानी कि रेवेन्यू इंस्पेक्टर। उसके बाद जो कानूनगो होता है उसका जो है प्रमोशन वो नायब तहसीलदार की पोस्ट के लिए होता है, और नायब तहसीलदार से वो तहसीलदार बनाया जाता है, और तहसीलदार से फिर वो एसडीएम बनाया जाता है। तो यहाँ पर जो है एक राजस्व लेखपाल का जो प्रमोशन का प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो होता है, यानी कि एक राजस्व लेखपाल को कानूनगो बनने तक जो है वो 10 से 12 साल का लगभग समय लग जाता है। और कानूनगो से अगर नायब तहसीलदार बनेगा कोई तो नायब तहसीलदार बनने में लगभग 5 से 7 साल का समय लग जाता है, और नायब तहसीलदार से तहसीलदार बनने में लगभग उतना ही समय 5 से 7 साल का लग जाता है, और तहसीलदार से एसडीएम बनने में भी लगभग उसको 7 से 8 साल का समय लग जाता है। तो यहाँ पर जो प्रमोशन होता है वो आपकी रैंक के आधार पर और आपके काम को देखते हुए होता है। अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं, आपके किसी भी रिकॉर्ड पर कोई भी रेड पेन नहीं चला है, तो आपका प्रमोशन जल्दी ही देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि राजस्व लेखपाल से एसडीएम तक पहुँचने में जो टाइम लगता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो अगर कोई जल्दी ही ज्वाइन कर लेता है और ईमानदारी से अपना पूरा काम करता है तो वो एसडीएम तक पहुँच भी जाता है, लेकिन यहाँ पर बहुत कम चांस होते हैं एसडीएम तक पहुँचने के, क्योंकि मोस्टली केसेस में देखा गया है कि जो एक राजस्व लेखपाल का जो प्रमोशन है वो लगभग राजस्व लेखपाल से तहसीलदार तक ही हो पाता है। तो दोस्तों ये रही सैलरी और प्रमोशन के बारे में जानकारी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है आपके लिए रियल और सटीक जानकारी इकट्ठी करने में। तो फिर मिलेंगे आपसे एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।